और हम लोग के चीफ गेस्ट प्रोफेसर विवेक पांडे जी और महाविद्यालय के प्राचार्य मानिकला मैडम और हमारे साथी प्रोफेसर और छात्र छात्रा। मैं यहाँ पे बिजनेस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और इस समय मैं माँ विनाशिनी विश्वविद्यालय मूल्यांकन भी करा रहा हूँ। वहाँ की जिम्मेदारी है, लेकिन मैडम का आदेश है कि आपको यहाँ पे बोलना ही। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं तो साइंस का हूँ, इसको कभी नाम तो सुना भी नहीं था कि ओपी होता क्या है। तो मैंने थोड़ा नेक्स्ट सर्च करके ही एक पीपीटी तैयार किया है। और ये जो सेमिनार है हमारा 2 डे नेशनल सेमिनार और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट रोड आत्मनिर्भर था, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी एरिया जो है 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर है और आबादी भी 20-25 करोड़ से ज्यादा है। रोजगार की समस्या सभी को है। जैसे एनईपी में अभी आके स्किल डेवलपमेंट, तो हम लोग तो यहाँ पे थ्योरेटिकल स्किल डेवलपमेंट पढ़ाते हैं, लेकिन स्किल डेवलपमेंट गवर्नमेंट का उद्देश्य यह है कि सभी व्यक्ति को, जो भी स्टूडेंट है, एक ही स्किल आनी चाहिए। अगर उनको रोजगार नौकरी नहीं भी मिलती है तो वो रोजगार से अपना जीविकोपार्जन कर सके। तो ये हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं आदित्य योगी आदित्यनाथ जी, उन्हीं का विजन है। नेक्स्ट स्लाइड। आगे बढ़ रहा है और पीछे ऊपर। अंदाजी उतराई जो चलाता है स्मार्ट का। फुल स्क्रीन करिए, वाली को बुला लीजिए। नहीं उतना लुक अच्छा नहीं आएगा उसको। तो हमारा जो प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पूर्वांचल रीजन। जैसे उत्तर प्रदेश वैसे पूर्वांचल कोई स्टेट नहीं है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम लोग डिवाइड करते पूर्वांचल है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य अवध रीजन है। तो पूर्वांचल के बारे में हम लोग देखें कि यहाँ पे जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में क्या क्या है। ये जो कॉन्सेप्ट आया था हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, उनका उत्तर प्रदेश प्राकृतिक और मानव संसाधनों की दृष्टि से विकास के अपार संभावनाएं समेटे हुए है। इन संसाधनों का कुशलतम उपयोग करते हुए प्रदेश के समग्र और समावेशी आर्थिक विकास का जनमानस के जीवन स्तर के उन्नयन के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 24 जनवरी 2018 जो कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है, उसी डेट से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ये स्कीम शुरू की गई है। नेक्स्ट स्लाइड। तो इसका जो कॉन्सेप्ट क्या है, जो उत्तर प्रदेश के जितने भी 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि उस जिले के स्पेसिफिक डिशेज हैं, उसी के आधार पर उनको प्रमोट करना। और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल से इंटरनेशनल लेवल पे उसको प्रोजेक्ट करना इस प्रोग्राम का उद्देश्य है। यूपी गवर्नमेंट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम एम्स टू encourage such indigenous and specialized products and crafts. These are the products of UP that are found nowhere else, like ancient dishes काला नमक, जो हमारे यहाँ संत कबीर नगर में है, संत कबीर नगर में काला नमक राइस, the rare and introduced wheat stock crop, world famous
चिकन करी लखनऊ में जो अंजलि जरदोजी वर्क ऑन द क्लॉक, मेनी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर जीआई टैग। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर के साथ में जैसे यही पाया जाता है, सामान्य भाषा में जैसे हम लोग जानते हैं कि इलाहाबादी अमरूद, जो इलाहाबाद में अमरूद होता है ये यहाँ दूसरे जिले में नहीं मिलेगा। तो हर एक प्रोडक्ट आपका उसके साथ में जीआई टैग लगा हुआ है, जीआई इंडिकेटर, which means they are certified as being specific to that region in Uttar Pradesh. Next slide. What are the objectives of the ODOP? So what is the one product का उसका objective क्या है? Preservation and development of local crop. उस जो पर्टिकुलर एरिया में जो भी क्रॉप है उसको डेवलप करना, प्रिजर्व करना, संरक्षण करना, इंक्रीज इन द इनकम में लोकल एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि जितने भी लोग पढ़ रहे हैं कोई जरूरी कि सबको नौकरी मिले। जैसे अभी राकेश तिवारी सर ने कहा कि नौकरी हम लोग पुराने वाले के बजाय नौकरी देने वाले हैं। रोजगार ऐसा इंडस्ट्री सेटअप स्टार्टअप तैयार करें कि 10-20-50 लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दे सकें। और इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट क्वालिटी स्किल डेवलपमेंट, तो बहुत सारी स्किल्स ऐसे हैं जिनको अपग्रेड करने की जरूरत है टेक्नोलॉजी के साथ में। जैसे पहले कुम्हार लोग चाक लेकर के ऐसे हाथ से करते थे, अब इलेक्ट्रिक चाक आ गई। तो बहुत सारी चीजें क्या कि मैकनाइज टाइप के हो गए हैं, उनके जो प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी भी काफी इंप्रूव हो रही है। तो कनेक्ट द प्रोडक्शन टूरिज्म, जो प्रोडक्ट है उसको टूरिज्म से कैसे हम जोड़ें, रिजॉल्व द इश्यूज ऑफ इकोनॉमिक डिफरेंसेज एंड रीजनल इम्बैलेंस। बहुत सारे जैसे एरिया में जैसे कहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत समृद्ध है और पूर्वांचल का रीजन बहुत गरीब है। तो चूंकि वहाँ पे इंडस्ट्री है, दिल्ली के नजदीक है, वहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं, इस वजह से वो एडवांस हो गए और पूर्वांचल रीजन आपका गरीब रह गया। तो जो रीजनल इम्बैलेंसेज है इसको वो ओडीओपी प्रोग्राम की सहायता से इसको दूर करना। to take the concept of ODOP to the national and international level. तो अभी ये आपके स्टेट लेवल पे सॉरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था, अब इसको स्टेट लेवल ले आकर के अब नेशनल लेवल पे भी इसको ले आ रहे हैं कि हर एक स्टेट का एक आपका यूनिक प्रोडक्ट होगा, जीआई इंडिकेटर होगा, जिसको आप लोग इंटरनेशनल लेवल पे ले आएंगे। क्योंकि यहाँ से ज्यादातर आपका एक्सपोर्ट होगा अमेरिका में। अमेरिका में एक्सपोर्ट करने के बाद इंडिया को बहुत ज्यादा पैसे प्राप्त होते हैं। तो जो सामान यहाँ पे 100 रुपए का है उसको एक्सपोर्ट करें वहाँ डॉलर में है तो पता चलो 8,000 रुपए का बिक रहा है वो। नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट आर द मिशन एंड विजन ऑफ दिस मिशन एंड विजन? उधर से होगा ना, बैक उस साइड से होगा। मिशन एंड विजन ऊपर बजट ऊपर। So what is the mission of ODOP program? One district, one product with aim to creating product specific। कोई भी प्रोडक्ट है वो पर्टिकुलर रीजन का स्पेसिफिक, दूसरा वो कहीं नहीं पाया जाएगा। रजिस्टर इंडस्ट्रीज हब अक्रॉस 75 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश that will promote traditional industries that are synonymous with the respective district of the state। तो हर एक जिले में जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है उसी को गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है और उसी के थ्रू लोगों को रोजगार भी मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो किसी भी काम को करने के लिए बजट की जरूरत पड़ेगी, बिना धन के कोई भी काम नहीं होता, ना इंडस्ट्री सेटअप होती है। तो सरकार ने उसके लिए 2024-25 में 307 करोड़ रुपए अलॉट किए थे, 25-26 में 337 करोड़ रुपए बजट में अलॉट किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड। इस कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सेल बनाया गया है, ओडीओपी सेल, और ये लखनऊ में है। To facilitate the effective implementation of the One District One Product program, a dedicated ODOP cell has been established at निर्यात और लखनऊ, जो आपका पूरे उत्तर प्रदेश में हेड ऑफिस टाइप का है, निर्यात और लखनऊ। The cell operates under the guidance of Additional Commissioner, Export Promotion Bureau and function under the overall supervision of Principal Secretary, MSME Export Promotion and Export Commissioner. The ODOP cell is committed to promoting district specific project। हर एक जिले के स्पेसिफिक प्रोडक्ट को ये अपना एक्सपोर्ट करते हैं। अभी आप लोग देखेंगे रेलवे क्रॉसिंग को उस पार हाईवे के जस्ट बगल में एक एक्सपोर्ट सेंटर बना। काफी मैं एक दिन जा रहा था, क्या नया बन गया ये
तो देखिए कि एक्सपोर्ट सेंटर बना है। ये रेलवे क्रॉसिंग चुनार को उस पार जाएंगे आप, बहरामगंज का एक बोर्ड लगा हुआ है। तो मिर्जापुर जिले का आपका चुनार स्पेसिफिक जो भी प्रोडक्ट है उसको बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए वहां पे एक हब बना हुआ है, एक सेंटर बन गया है। नेक्स्ट, तो हम लोग देखेंगे पूर्वांचल रीजन में कौन कौन से जिले हैं जो उसके स्पेसिफिक प्रोडक्ट हैं। पूर्वांचल ऐसे कोई जिला सरकार की तरफ से हम लोग अपने हिसाब से डिवाइड कर लिए कि ये इतने जिले पूर्वांचल में आते हैं। गूगल में देखें तो कहीं 17 जिले हैं, कहीं 32 जिले, कहीं 26 जिले हैं। तो पूर्वांचल का उसमें मैप है, इसमें 17 डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। 17 जो जिले हमने कंसीडर के पूर्वांचल में है, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, चंदौली, देवरिया, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, मऊ, मिर्जापुर, संत कबीरनगर, संत रविदास नगर, भदोही, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, वाराणसी। नेक्स्ट स्लाइड। तो अब देखते हैं कि आजमगढ़ का क्या फेमस है। हमको पहले नहीं पता था ये क्या है। तो गवर्नमेंट ने देखा कि वहाँ ब्लैक पॉटरी, ब्लैक चीनी मिट्टी का आपका ब्लैक के बहुत खूबसूरत डिजाइन वाले पॉट मिलते हैं। तो आजमगढ़ का फेमस है। ब्लैक पॉटरी इज मेड ऑफ निजामाबाद एरिया ऑफ आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम ए स्पेशल टाइप ऑफ सॉइल। वो पर्टिकुलर मिट्टी वहीं पे मिलती, उसी से बन पाएगा। हम चाहेंगे चुनार या बनारस पे डेवलप कर लिए, नहीं हो पाएगा। तो दिस इज स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑफ द आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट, बलिया, तो बिंदी, इसके अंदर बिंदी या टिकली जिसको कहते हैं, इंडस्ट्रीज एक्टिव मनिहार ब्लॉक ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। हम लोग गाँव में सब चूड़ी उड़ी बेचने आते थे, सिर्फ तरह के मनिहारी बोलते थे उसको। वो चूड़ी, बिंदी, टिकली सब बेचते हैं। तो ये बलिया में आपके पास में एक मनिहार ब्लॉक है, वहां पे ये इंडस्ट्री के रूप में सेटअप किया गया है। नंबर ऑफ बिंदी कॉटेज इंडस्ट्रीज हैव बीन ऑपरेटिंग हियर फॉर सेवरल इयर्स। द प्रोडक्ट इज ट्रेडेड लोकली एज वेल एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट, बस्ती। Basti, wood craft is very prominent in this district. Various products including sofa set, beds, etc. are manufactured here. वहाँ पर्टिकुलर टाइप के प्लांट पाए जाते हैं, उन्हीं पौधों से ये आपके वुड क्राफ्ट बनते हैं। ये दूसरी जगह पौधे नहीं मिलेंगे, उस टाइप के आपके ये क्राफ्ट में मिल पाएगा। नेक्स्ट, चंदौली। चंदौली का आपका जरी दरगोही, मोस्ट ऑफ द जरी वर्क ऑन सारी डन बाय क्राफ्ट विलेज गोपालपुर, दुलईपुर, सप्तकोड़ी, सिकंदरपुर एंड केसर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द चंदौली। नेक्स्ट, देवरिया, पूर्वांचल का देवरिया। द डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर नेटिंग एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑन होम फर्निशिंग एंड अदर डेकोरेटिव आइटम्स सच एज sandliners, skirting, curtain and more. These products are sent to sold in local market as well as sale in Bihar. नेक्स्ट, गाजीपुर। मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन हमको ही नहीं पता था कि वहाँ का क्या फेमस है। इस प्रोग्राम से पता चला है कि वहाँ का जूट वॉल हैंगिंग, जो घरों में लोग टांगे रहते हैं, इस टाइप की सीनरी अपना, ये वहाँ का फेमस है, जूट से बनता है। फॉर द पास्ट सेवरल ईयर्स द क्राफ्टमैन ऑफ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट हैव बीन टैग्ड engaged in making jute wall hanging using traditional techniques. This product is also exported to other regions. Next, गोरखपुर। गोरखपुर को हम लोग केवल मुख्यमंत्री बाबा जी के नाम से जानते हैं, लेकिन ओडीपी ओपी की जो उसके हिसाब से मशहूर है वो टेराकोटा की चीजें हैं। टेराकोटा इज a unique and special kind of ceramic craft. It is the term normally used to sculpture made in earthware and also for various utilitarian products including vessels, water and waste, water pipes, roofing, tile, bricks, and surface embezzlement in building construction. Next is जौनपुर। जौनपुर के हम लोग जानते हैं केवल मूली फेमस है, लेकिन जौनपुर का वुलन क्राफ्ट है, कारपेट है, ये अलग है। भदोही का जो कारपेट है दैट इज डिफरेंट, और ये जौनपुर का वुलन क्राफ्ट कारपेट है, ये अलग है। The craft of making woolen carpets of dari using traditional technique has been popular since centuries in the region and sent to Madhya Tehsil of the district. Next slide. कुशीनगर, बनाना फाइबर प्रोडक्ट्स। बनाना का हम लोग जानते हैं पौधा लगता है, बेकार काट के उसको हम लोग फेंक देते हैं। बनाना के बहुत से लोग चिप्स उप्स भी तल के लोग खाते हैं, केला। तो बनाना के ये सब जो फाइबर के प्रोडक्ट बने हैं, banana fiber product. The banana fiber is used for making threads, carry bags, filament, and organic compost.
तो सर्वों को पैक भी किया गया है, ये भी ऑर्गेनिक है, ये भी किसी प्रोडक्ट से ही बना होगा। नेक्स्ट इज महाराजगंज। About 342 square kilometer area of district is covered by and fall in the presbytery of forest. तो अगर फॉरेस्ट एरिया बहुत है, फॉरेस्ट एरिया में तो सागौन वागौन के बहुत पेड़ होते हैं। हम कोई मकान बनाते थे, हमारे मित्र वहाँ डीएफओ थे, तो उनसे लकड़ी की डिमांड कहते मिल जाएगा, लेकिन रास्ते में पुलिस वाले पकड़ लेंगे तो आप जानिएगा। तो मैं मंगा नहीं, तो वहाँ से फर्नीचर वगैरह साल के सागौन के अच्छे अच्छे वहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। मऊ। The Mount district is also known for textile products and apparel manufacturing industries. These are the establishments that are the process fiber into fabric and fabric into clothing, other textile products. Next slide. मिर्जापुर, जो जिले में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मिर्जापुर में कारपेट एंड ब्रास इंडस्ट्री जो दरी है, मिर्जापुर कारपेट एंड दरी होल्ड अ वेरी यूनिक प्लेस इन इंडिया एज वेल एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। These handmade carpets are famous for their artistry. मिर्जापुर में कभी आप मार्केट में जाएंगे, बाजार गलियों में तमाम आपको पीतल के बर्तन दिखाई देते हैं, अच्छे अच्छे दिखाई देते हैं, लगता है कि सभी आप लोग खरीद लें। तो ये स्पेसिफिक आपको यहीं पे दिखेगा ही मिर्जापुर में। नेक्स्ट, संत कबीर नगर या ब्रासवेयर के ये ऑब्जेक्ट्स हैं। The Bakira brassware of Sant Kabir is an ancient craft. The artisan engaged in this craft make various types of artistic utensils and pieces such as bowls, plates, glasses, vessels, jug, etc. Next, संत रविदास नगर, जिसको हम लोग भदोही के नाम से जानते हैं और बहुत फेमस है कारपेट के लिए। हमारे एक पड़ोसी हैं, उनके रिश्तेदार अमेरिका में हैं, कारपेट का अरबों में बिजनेस है, यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। अमेरिका बड़े बड़े गोडाउन है उनके, जो कारपेट यहाँ 5,000 का है वहाँ 5 लाख का बिकता है। तो इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा करेंसी भी आती है यहाँ पे, जो कि यहाँ से भदोही से, अगर भदोही में देखेंगे घर घर में ये काम चल रहा है। तो भदोही डिस्ट्रिक्ट इज वर्ल्ड फेमस फॉर द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ कारपेट विद डिस्ट्रिक्ट एंड आउटस्टैंडिंग डिजाइन। There are approximately 63,000 artisans in the district who are associated with this work. Next is सिद्धार्थ नगर, काला नमक राइस। हमने कभी खाया नहीं है इसको, नाम सुना है केवल। The district is known for its good agriculture. The soil and climate is good for rice. तो हर एक जगह की मिट्टी अलग अलग आपके मने की फसल के लिए अलग अलग अच्छी होती है। कोई जब नहीं कि अंगूर जो महाराष्ट्र में हो रहा है, हम लोग भी अंगूर यहाँ बनारस में लगाते हैं, लेकिन वो स्वाद उसमें नहीं आता है वो। नेक्स्ट, सोनभद्र। Sonbhadra is also famous for your carpet. The elegantly designed carpet of Sonbhadra are immensely popular. The art of making carpet was probably developed on the plains of Central Asia several thousand years ago. वाराणसी हमारा नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट, जहाँ हम लोग रहते हैं, नौकरी मिर्जापुर में, रहते बनारस में है। नेक्स्ट स्लाइड। तो बनारस जो भी आता है वैसे घूमने के लिए तो बनारस से बनारसी साड़ी जरूर खरीदेगा। कोई भी आएगा, वाई वाले एक्सपर्ट आएगा तो कहेगा हमको कुछ मत दे, बनारसी साड़ी दे दो। तो बनारस का ये फेमस है बनारसी साड़ी। In keeping with the name of the holy city of Varanasi, the elegant Banarsi silk saree is symbol of grandeur and nobility. The saree are among finest sarees in the India, are known for their gold and silver brocade of zari, fine silk. ये 10,000 से लेके 1, 2, 4, 5 लाख तक की आपको साड़ियाँ मिलेंगी। और what is the conclusion? Actually, the One District One Product initiative has emerged as a significant policy intervention aimed at fostering district level specialization and balanced regional development in Uttar Pradesh. The scheme has aimed to try to turn the micro and small enterprises into valuable vectors of economic progress, taking advantage of existing resources, local skill and native products. Next slide. The ODOP model reflects a forward-looking and all-encompassing approach of decentralized economic development when backed by the strong institutional arrangements, infrastructure, and market linkage. ODOP can potentially act as a leverage in promoting the inclusive growth and also reducing regional disparities in Uttar Pradesh. हमारे यहाँ भी स्किल डेवलपमेंट का कोर्स चलता है, जिसमें यहाँ के जो एक्सपर्ट हैं, जो लोग चीनी मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उन लोगों को बुला करके यहाँ बच्चों को दिखाया जाता है कि कैसे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग टाइप का बच्चों को एक्सपीरियंस कराया जाता है
कि जो बच्चे अगर इंटरेस्टेड हो सीखे, कोई भी आपका मैंने कह लीजिए कि कला बेकार नहीं है, सबको नौकरी नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टार्टअप शुरू किए, आज लाखों अरबों में अपना कमा रहे हैं। तो थैंक यू एवरीवन। तो इसके पहले हम लोग प्रोसीड करें, एक रिक्वेस्ट है, जो भी प्रेजेंटर है थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखें, 6 से 7 मिनट और 1 मिनट मैक्सिमम एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रेजेंटर है प्रोफेसर संगीता द्विवेदी, ठीक है, बीके इन कामाख्या। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं यहाँ माधवी जी के आग्रह पे आई हूँ और फिर मुझे लगा कि हम लोग ऐसे प्रिपेयर तो नहीं हुए थे कि मैं कुछ बोलूँगी, लेकिन उन्होंने बहुत सही आग्रह किया तो मुझे कुछ बोलना ही है। और ओडीओपी पे जो चर्चा चल रही है, तो प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं और बहुत डिस्ट्रिक्ट के हैं। हिंदुस्तान में हर स्टेट में बहुत सारी ओडीओपीज है, मतलब उनके इतने प्रोडक्ट हैं, जीआई प्रोडक्ट्स इतने सारे हैं। जैसे कि मैं टेक्सटाइल के होने के नाते में हैंडलूम टेक्सटाइल को अगर हम लेते हैं, तो खादी इटसेल्फ आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा कंसेप्ट है। और आप देखिएगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में हर जिले की खादी अलग अलग होती है। यूपी की खादी आप देखेंगे डिफरेंट वीविंग है, क्योंकि खादी हर एक एक यूनिट के द्वारा बनाई जाती है, तो हर बुनकर की उसमें हाथ की स्किल होती है। अगर हम अहमदाबाद में गुजरात में देखें, खादी के बहुत बड़े सेंटर है, बहुत उन्नत सेंटर है, उनकी टेक्नोलॉजी टेक्निक्स अलग अलग है। तो एक तो खादी पे मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, तो उस बारे में भी थोड़ा आपको बताना चाहूंगी। और दूसरा है, चलिए स्लाइड अगर चल पाए तो, बस बनारसी ब्रोकेट पे आप लाके रख छोड़ दीजिएगा, है तो बहुत सारे, लेके जल्दी इसके आगे ही होगा ब्रोकेट, आप देख लीजिएगा तो देखो। तो इसके अलावा ओडीओपी में खादी के अलावा बनारसी ब्रोकेट को अगर हम लेते हैं, तो अगर हम इंडिया के हर स्टेट को देखें, तो उनके जीआई प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, पेरिया रुमाल, ये नाम आपने सुना नहीं होगा, तमिलनाडु का है। इसके अलावा पटोला महाराष्ट्र की है ना। इसके अलावा आप देखेंगे घाटचोला गुजरात का है, पैठनी ये भी महाराष्ट्र के पैठन गांव की है। इसके अलावा इक्कर उड़ीसा राज्य की है। तो ऐसी बहुत सारी जीआई प्रोडक्ट हैं जो कि जिनकी बहुत महत्ता है। और अगर हम बनारस में रहते हैं, हम बनारस को देखें तो बनारसी ब्रोकेट जो जीआई प्रोडक्ट है, और बनारसी ब्रोकेट की बारीकियों के बारे में अगर हम जानकारी चाहें, तो बनारस में हर डिजाइन का एक अपना अपना इम्पोर्टेंस है। बनारसी ब्रोकेट में जंगलादार डिजाइन, जंगला वाली डिजाइन जिसमें पूरी जालीदार डिजाइन होती है। जंगले का मतलब होता है विंडोज, विंडो पे जो खिड़कियां लगी होती जाली, तो इन डिजाइन में जंगले दिखाई देते हैं, और ये हमारे आर्किटेक्चरल डिजाइन से इनको लिया गया है। दूसरी है शिकारगाह डिजाइन। शिकारगाह डिजाइन में सारे शिकार के मतलब शेर, चीते, इनके चित्र और पूरा जंगल दर्शाया जाता है उस डिजाइन में। इसलिए तंचुई जो कि बनारस की बहुत फेमस साड़ी है, तंचुई मतलब उसमें इतने सॉफ्ट फ्लोट्स होते हैं बैक में कि वो फ्लोट्स आपको पहनने के बाद बड़ा सुखद अनुभव देते हैं, और सर्दियों में गर्माहट देती है। तंचुई साड़ी का नाम सुना इस समय, वो साड़ी की कॉस्ट होगी, एक साड़ी बुनने में 40-50 हजार की साड़ी मिनिमम कॉस्ट में मिलती है। किम ख्वाब साड़ी, किम ख्वाब का मतलब है कि आप जो ख्वाब में देखते हो, मतलब वो बहुत फाइन और सोने के तार से बुनी जाती थी। तो ये जितने बनारसी ब्रोकेट है ना, ये जीआई प्रोडक्ट है इनके। और बाकी मैं एक अनुभव अपना शेयर करना चाहती हूँ कि हम लोग गृह विज्ञान होम साइंस विभाग से जुड़े हुए हैं, और हमारे डिपार्टमेंट की सतत एक्टिविटीज चलती रहती है। मुझे लगता है कि अभी 39 ईयर्स के अनुभव में मैंने करीब 100 तो वर्कशॉप करवाए थे, हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए करते रहते हैं। और अपने ही कॉलेज में नहीं, बहुत सारे इस समय गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी अब एनईपी आया है, तो मैंने कई सारे वर्कशॉप करवाए हैं, है ना, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में भी। इसके अलावा रामनगर और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, गाजीपुर। तो जहाँ कभी मुझे इन्विटेशन होता है, तो मुझे लगता है कि अब एनईपी में कोर्स में आया है, तो हमें जाके अपनी जो वैनिशिंग क्राफ्ट है, जो हमारी लुप्त होती कलाएं हैं, इनसे हमें नई जनरेशन को अवगत कराना। बहुत से बच्चे को नाम भी नहीं जानते हैं, और उस विधा से जुड़े होने के कारण हम इस कार्य को सतत आगे बढ़ाते रहते हैं अपने छोटे छोटे प्रयास से, क्योंकि हमारे पास कोई इनपुट टीचर है,
कॉलेज में पढ़ाना और बाकी लोगों से कनेक्ट होकर थोड़े थोड़े कामों को करते रहते हैं। और इसके अलावा अभी हमने एक वर्कशॉप अपने कॉलेज में भी हमने बहुत वर्कशॉप करवाए हैं और इसके जो प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपसे बता रही हूँ, क्योंकि ओडीओपी में भी इस साल लेके इलाहाबाद के कुंभ मेले में हमने 2 बार प्रोडक्ट वहाँ भी लगाया है। तो जो प्रोडक्ट्स हम स्टूडेंट से तैयार करवाते हैं, अब जैसे बनारस में ना लेफ्ट ओवर चीजें बहुत होती है कि धागे और कपड़े जो छोटे छोटे बुनाई के बाद में पीसेस बचते हैं, आधे मीटर के पीसेस वेस्ट होते हैं बुनकर के। तो कुछ बुनकरों से कनेक्टिविटी है, वो हमें पीसेस दे देते हैं और स्टूडेंट हमारे पास है, तो हम स्किल डेवलप करके उनके बैग, पर्सेस, वॉल पीसेस और ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स बनवा देते हैं। और जैसे होली पे फेस्टिवल में हम मेला लगवा लेते हैं, दिवाली पे, इसके अलावा कुंभ मेले में हमने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवाया। जो धागे बचते हैं उससे हम पटवा की ज्वेलरी बनवा लेते हैं, फैब्रिक ज्वेलरी। तो बहुत अच्छे अच्छे डिजाइनिंग होगी हमारे लिए, क्योंकि वो वेस्ट प्रोडक्ट है तो हमें कॉस्ट नहीं पड़ती, केवल थोड़ी बहुत मटेरियल कॉस्ट, और इसके माध्यम से बच्चों में हुनर डेवलप होता है। तो ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो हम अपने डिपार्टमेंट में, हमारे 2 सहयोगी और हैं, हम लोग साथ मिलकर इस काम को लगातार करते रहते हैं। क्योंकि ये कोई भी काम जब करते हैं टीम वर्क होता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो हमारी स्ट्रॉन्ग टीम के मेंबर्स यहाँ सामने हैं और हम लोग पूरा मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो और ओडीओपी के आपसे एक अनुभव और शेयर करूंगी। कोर्स चल रहा है फैशन डिजाइनिंग का, तो जो बच्चे काम करते हैं, अभी हमने एक वर्कशॉप करवाया था, आप विश्वास नहीं करोगे, 2 दिन में उन बच्चों ने केवल क्रोशिया के आर्टिकल का 10,000 का सेल किया है, केवल कॉलेज के कैंपस में। और टोटल एग्जीबिशन के इस तरह से करीब 60-70 हजार तक पहुंच जाते हैं। और उसमें फेयरनेस क्या है कि जो बच्चे प्रोडक्ट रेडी करते हैं, उन प्रोडक्ट के जितने उनके प्रोडक्ट होते हैं उनका दाम उनको मिलता है, और जो एक्स्ट्रा उसमें जो भी पैसे बचते हैं उन बच्चों के पूरे ऑर्गेनाइज के लिए हम उस पैसों को यूज करते हैं। तो ये हमारी लगातार मुहिम चलती है। तो ओडीओपी का ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है जो मैं आपके सामने। स्लाइड्स तो बहुत सारी हैं, वो तो नहीं रहेगी, लेकिन हाँ इसलिए बस प्रैक्टिकल उसको यहाँ सेव कर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट प्रोफेसर गरिमा हो सकता है, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस रिलेटेड। नमस्कार। बस माधुरी मैम के रिक्वेस्ट क्या, उनकी बात को हम मना नहीं कर सकते। तो कुछ यहाँ पे सुनने के बाद और जो भी हमारे अपने ऑब्जर्वेशन है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं होम साइंस में फूड एंड न्यूट्रिशन में हूँ। तो फूड सेक्टर को लेकर मैं अपनी बात कहूँगी। हमारी जो कंट्री है वो हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर बेस्ड है, कृषि प्रधान है, और हर एरिया में, हर गांव में कुछ न कुछ स्पेशलिटी वहाँ के लोकल क्रॉप्स हैं, वहाँ का प्रोडक्शन है। और अगर हम अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा को भी देखें तो उसमें भी लोकल पे बहुत ज्यादा जोर है। अभी मेरा एक स्वयं से मैंने कोर्स लॉन्च किया है फूड साइंस का, जो कि लिंक है जिसमें कि मॉडर्न साइंस और ट्रेडिशनल इंडियन डाइट पे, तो उस वहाँ भी लोकल पे बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है कि हम अपने जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको इम्प्रूव करने में लोकल डाइट कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि हम अपनी चीजों को, ऐसा होता है ना, जो चीज हमारे पास होती है उसकी हम वैल्यू कम करते हैं। तो समय के साथ हम भूल गए कि हमारे पास क्या है, कौन से संसाधन है, और हमारी जो अभी के प्रेजेंट जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में कितना यूजफुल है। तो गवर्नमेंट की स्कीम आई, या समय के साथ हमने अनुभव किया कि जो हमारी लोकल जो अवेलेबल चीजें हैं वो कितनी यूजफुल है। और सबसे आप मतलब इसको देखते हुए मैं बधाई देना चाहूंगी कि आप लोगों ने इस पर सोचा और ओडीओपी को एक सेमिनार के रूप में प्रेजेंट किया। तो सबको मैं पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम को, प्रिंसिपल मैम को, प्रोफेसर माधुरी शुक्ला मैम को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपने अपने स्टाफ को और हम सबको मौका दिया कि हम अगर इस बारे में सोच सकें और बात करें। तो अभी हम जैसा देख रहे हैं कि हमारी जो इंडिया
इंडिया की जो न्यूट्रिशनल स्टेट है, तो उसमें 3 तरह की माल न्यूट्रिशन की 3 वैरायटी कह सकते हैं, 3 लेयर्स होगी। एक तो अंडर न्यूट्रिशन है, एक ओवर न्यूट्रिशन है और एक है न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक डेफिशिएंसी। तो हम 3 माल न्यूट्रिशन की 3 तरह की माल हमारे से बढ़ रही है। सिर्फ अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रोसेस फूड और हमारे जो गलत डाइट पैटर्न है उसकी वजह से ओबेसिटी और ओवर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स है। इन सब को देखते हुए अगर हम अपने लोकल डाइट को बढ़ावा दें तो इन सब प्रॉब्लम से हम बहुत हद तक निजात पा सकते हैं। और मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगी कि जो कुछ केस स्टडीज है हमारे उत्तर प्रदेश की, जैसे कि प्रतापगढ़ का आंवला है, किस तरह से उसने महिला उद्यमिता को प्रमोट किया है, इसको जरूर आप लोग पढ़ें। बस मैं अभी डिटेल में बात नहीं कर सकती हूँ, लेकिन इतना है कि आप उसको जरूर पढ़ें। और दूसरा जो सिद्धार्थ नगर का काला नमक चावल है, उस किस तरह से उन्होंने उसमें जो यहाँ के फार्मर्स हैं उनको किस तरह से उनका इनकम बढ़ाया है, ये 2 केस स्टडीज आप जरूर पढ़ें। और हमें ये एक पॉइंट है कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं ओडीओपी या जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को डेवलप करने में। उसमें एक है स्किल डेवलप, और जो डिजिटल मार्केटिंग है उससे हमारे फार्मर्स या जो लोकल पीपल है वो उतने ज़्यादा अभी अवेयर नहीं है। तो कुछ इन चैलेंजेस को अगर हम समझ लें और उस पर काम करें तो इससे हम अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। प्रोफेसर अंशु शुक्ला। उपस्थित सभी सुखीजनों को मेरा सादर प्रणाम और छोटे बच्चों को खूब सारा प्यार। पंचायत की नदीयों को प्रणाम करते हुए गरिमा ने कहा माधवी रिक्वेस्ट पे जबरदस्ती बोलने आए हम लोग। मैं भी होम साइंस से हूँ और होम साइंस में हमारे यहाँ 5 ब्रांचेस होती है। एक ब्रांच इधर बैठी है, टेक्सटाइल्स सुन लिया आपने, न्यूट्रिशन सुन लिया आपने, आई एम फ्रॉम फैमिली स्टडीज, मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन। ओडीओपी की जब हम बात करते हैं तो 3 टर्म बहुत इम्पोर्टेंट है, ओडीओपी, जीआई और आत्मनिर्भर भारत। और इन सब का इम्पैक्ट फैमिली पे, क्योंकि विषय मेरा कोर विषय जो है वो परिवार से जुड़ा हुआ है, इसलिए परिवार किसी भी समाज का एक बेसिक यूनिट, उस यूनिट पर हर चीज का इम्पैक्ट। तो सबसे पहले जीआई प्रोडक्ट क्या है, बहुत बेसिक बच्चों के लिए कह रही हूँ। जीआई का मतलब है जियोग्राफिकल इंडिकेटर। तो यानी कि उस भौगोलिक परिस्थिति में वह पार्ट किस तरीके से डेवलप होता है, वो जीआई इंडिकेटर है। तो जीआई इंडिकेटर का मतलब है वो प्रोडक्ट हो गया। ओडीओपी क्या है, वो एक योजना है जो उस जीआई प्रोडक्ट को मार्केटिंग का अवसर देती है। अगर आप इस चैनल से समझें तो सीधा एक जीआई प्रोडक्ट पहले आइडेंटिफाई करते हैं हम, और ओडीओपी के तहत हम उसको मार्केटिंग चैनल से और जगह पर पहुंचाते हैं, लोकल टू ग्लोबल करते हैं। अब ओडीओपी का जो मुख्य उद्देश्य भारत सरकार ने निर्धारित किया वो किया लोकल ही ग्लोबल है। अभी तक हम लोकल ग्लोबल बात करते थे, ओडीओपी का मतलब ही है लोकल ही ग्लोबल है, वही हमारा सब कुछ है। आत्मनिर्भर जो ओडीओपी है वो आत्मनिर्भर कैसे बनाएगा, सुबह से हम सुन रहे हैं, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट बैठे थे यहाँ पर कि आर्थिक रूप से सक्षम करेगा, और आर्थिक रूप से सक्षम होने के बाद ही पैसा ही सब चीज की जड़ है। तो आपको अगर शिक्षा चाहिए, आपको अगर अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छी दवाइयाँ चाहिए, कोई भी मूलभूत सुविधाएं जो है वो पैसों के बिना संभव नहीं है। तो उस ओडीओपी जो है वो जब हम परिवार की बात करते हैं तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट या कोई भी जीआई बेस्ड प्रोडक्ट तब जब पॉपुलर होता है उससे उस परिवार का आर्थिक उन्नयन होता है, और आर्थिक उन्नयन के बाद बाकी सब चीजें अपने आप धीरे धीरे सुधरने लगती। तो पारिवारिक संरचना में
इस स्कीम का भी बहुत महत्व है और इससे बहुत फर्क पड़ा है, बहुत सारी चीजों पर पड़ा है। बाकी ना कुछ ज्यादा कहते हुए चुकी है, फैमिली वैल्यूज को लेकर के मैं बात कर रही हूँ, मैं तो कुछ पंक्तियां आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मिट्टी की खुशबू में रिश्तों की गर्माहट घुली, मिट्टी की खुशबू में रिश्तों की गर्माहट घुली, हर आंगन में अब मेहनत की एक नई कहानी खुली। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की छाव तले घर घर दीप जले हैं, हुनर के छोटे छोटे बीज अब सपनों में ढले हैं। चरखे की खटखट में बचपन की हंसी भी गूंजे, माँ के हाथों की कढ़ाई में जीवन के रंग सजोए, पिता की मेहनत बेटे का साथ, बेटी की आंखों में उड़ान, एक ही धागे में बंधे हुए पूरा परिवार पूरा जहान। दादी की सीख, माँ का हुनर अब पीढ़ियों में बहता है, हर नई कली की संग संग परंपरा फिर से कहता है, रोटी ही नहीं अब सम्मान भी हर थाली में सजता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का सपना हर घर में अब बसता है, अब न सिर्फ गुजारा है अब तो पहचान बनी है, छोटे से इस परिवार की दुनिया में शान बनी है। हाथों की मेहनत ने जैसे किस्मत को फिर से लिखा है, ओपी के संग चलकर हर घर ने खुद को सींचा है। अंतिम कुछ पंक्तियां कहूंगी, जब हर घर में हुनर खिलेगा, जब हर घर में हुनर खिलेगा, भारत और मजबूत होगा। हर परिवार जब आत्मनिर्भर होगा, तभी सच्चा विकास संपूर्ण होगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ एक जो ओडीओपी का एक मुख्य उद्देश्य है, जो परंपरागत कलाएं थी वो हम भूलते जा रहे हैं। जैसा मैम ने भी कहा और बाकी स्पीकर्स ने भी कहा कि बहुत सारे ऐसे, इवन बनारसी साड़ी का एक दौर आया था जब बहुत सारे कारीगर हमारे आत्महत्या की ओर बढ़े, बहुत सारे घर बर्बाद हुए। लेकिन कभी पर अच्छा होता है तो कभी बुरा होता है। इसी जमाने में जब एक तरफ चीजें शुरू हुए थे तो बनारसी साड़ियों का उत्थान वहीं से शुरू हुआ। इस तरीके से बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। एक तरफ उन्हें, अगर मैं सोशल साइंस की तरफ कहूँ तो सामाजिक परिवेश को गड़बड़ किया, लेकिन उसको उठाया उन्होंने। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कभी अच्छा कभी बुरा प्रभाव देती है। और ओडीओपी का मेन उद्देश्य है पारिवारिक कला से बच्चों को दूर न जाने। जनरली कारीगरों के बच्चे जो थे वो पढ़ लिख करके बाहर जॉब में चले जाते थे। अब बिजनेस बड़ा होने से उनको भी वहां पर संरक्षण मिलने लगा है और वो उसी चीज को संरक्षित करके नई डिजाइनिंग के साथ आगे बढ़ने लगे हैं। जब पहाड़ों से हो, उत्तरांचल में हमारे यहाँ घास होती, बिच्छू घास बोलते हैं उनको। बिच्छू घास को जब हम केमिकली ट्रीट करते, तो बस वैसे बहुत खतरनाक होती है, हाथ में लग जाता है तो फैल हो जाता है। उनको केमिकली ट्रीट करके अब उनसे रोटी के बॉक्स बनाए जाने लगे, जिसमें रोटी रखी जाती है। गरम देखिए तो आपकी देर तक गरम रखिए, 40 से ज्यादा साइंटिफिकली प्रूवन। तो वो जो घास के प्रोडक्ट बने, उन्होंने उन घरों को पहचाने जो लोकली क्राफ्ट करके अपने लिए सिर्फ बनाते थे और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई। पहाड़ों में अभी भी बहुत गरीबी है। पूर्वांचल की हम बात करते हैं, पर अगर हम पर्यटन उद्योग को छोड़ दें तो पहाड़ों में बहुत ज्यादा अभी भी आर्थिक उन्नति नहीं है। तो इन सब चीजों की वजह से गवर्नमेंट बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन मैं जरूर कहूंगी कि एक जो सूत्र वाक्य है, इफ यू गिव मैन अ फिश ही विल ईट फॉर अ डे। अगर आप किसी को मछली दे देंगे तो वो एक दिन में खा लेगा। टीच हिम टू फिश ही विल लिव लाइफ लॉन्ग। तो आप उसको मछली मारना सिखाइए, फिशिंग सिखाइए, जिससे कि वो जिंदगी भर चले। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे ये अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्रोफेसर, फैकल्टी मेंबर्स, रिसर्च स्कॉलर्स, आप सभी को स्वागत करना। जैसा कि आज का टॉपिक है
वर्ल्ड स्टेट फंड प्रोडक्ट स्कीम, ए रोड मैप टू आत्मनिर्भर भारत। इस टॉपिक का विषय प्रवर्तन करते हुए दीपक सिंह ने बताया कि ये हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, लघु कुटीर और उससे जुड़ा। मैं हिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ, इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाना चाहता हूँ और जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं और जो शोधार्थी हैं इस विषय में, उसे रिक्वेस्ट है जो हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, उस पर D.R. गाडगिल साहब की किताब है, उसमें लिखा है ग्रामीण एवं नगरीय हस्तशिल्प, और उसमें उन्होंने गांव की स्थिति और नगरों दोनों में जो इंडस्ट्री है उसके बारे में विस्तार से। प्रोफेसर धर्मा कुमार की किताब है और भी थी, लेकिन उन्होंने लिखा है इसके द कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें भी उन्होंने इस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बारे में पहले क्या था और आज क्या है, उस कॉन्टेक्स्ट पे हम जाना चाहेंगे। हम सभी पहले गांव में रहते थे और हमारे यहाँ ग्रामीण हैंडीक्राफ्ट और नगरीय हैंडीक्राफ्ट का कॉन्सेप्ट अलग अलग। गांव में वस्तु विनिमय के माध्यम से, एक्सचेंज के द्वारा चीजें उत्पादित की जाती थी और आवश्यकता पूर्ति होती। जो प्रोडक्ट गांव में उत्पादित होते थे वो आपस में एक्सचेंज करके एक दूसरे की लोग आवश्यकता पूर्ति करते। नगरों में ऐसा नहीं था। नगरीय हस्तशिल्प में और बाजार में बेचने के लिए उत्पादन। पहले बहुत सारी चुनौतियां होती थी, जैसे मुद्रा का व्यापक रूप से संचलन नहीं था, तो जो प्रोडक्ट बेचे जाते थे उसमें या तो इंटरनल व्यापार में या एक्सटर्नल व्यापार, आंतरिक और विदेश दोनों व्यापार लेन देन में असुविधा। आजकल वो नहीं है, रिलेटिवली देखेंगे तो वो समस्याएं नहीं है। समस्याएं कब से राइज होने लगी, जब ब्रिटिश कालीन भारत का विस्तार शुरू हुआ। जैसा कि दीपक सर ने बताया कि 1617 जब 1757 के पलासी के युद्ध के बाद या उसके बाद 65 के युद्ध के बाद ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों का विस्तार होने लगा। जो हमारे इंडस्ट्री के हब थे, तमाम विद्वानों ने चर्चा किया है यूपी में या पूरे इंडिया में। जैसे यूपी की चर्चा करें तो मुरादाबाद का पीतल उद्योग है, फिरोजाबाद का शीशा उद्योग है, हमारे यहाँ की कारपेट इंडस्ट्री है। अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो गुजरात का तलवार उद्योग बड़ा फेमस था, उसके आगे तक जाता है। साल्ट पीटर की बात करें, सोरा जिससे बनता था, जिससे बारूद बनाया जाता, पूरे विदेश भर में सप्लाई। हमारे अगर साउथ इंडिया की बात करें तो बहुत सारे मसाले होते थे बाहर का। तो पूरे इंडिया भर में इंडस्ट्री थे, मगर ये अलग था, ग्रामीण अलग। इसमें D.R. गाडगिल साहब की किताब है, आप लोग पढ़ेंगे इंटरनेट पर भी आपको पता लगेगा। अब समस्याएं क्या थी? समस्याएं ये थी कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों का जो विस्तार था, तो जो जैसे सूरत का था, साउथ में था, हुगली का था, तमाम ऐसे फैक्ट्री सेक्टर बने थे ब्रिटिश भारत। तो हमारे यहाँ जो कॉमर्शियल रिवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, वो ब्रिटिश दबाव के फलस्वरूप एक नेचुरल प्रोसेस नहीं था। तो उद्योग स्वाभाविक रूप से विकसित नहीं हुआ, इसलिए उसका पतन। हम लोग हिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ाते हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हम उद्योग कैसे नीचे की ओर गए उसके बारे में विस्तार से कारण बता। तो जब ये ब्रिटिश दबाव पड़ा तो धीरे धीरे ग्रेजुअली करके हमारे जितने ये लघु एवं कुटीर उद्योग, जो उत्पाद आज हमारा टॉपिक है, जिसमें हम बता रहे हैं किस तरीके से यूनिक प्रोडक्ट पूरे इंडिया के अनेक जिलों में है और उसको कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री और कॉमर्स इंडस्ट्री और तमाम उद्योग वाणिज्य मंत्रालय और यूपी के और सरकार भी इसको आगे लेकर चल रहे हैं। तो सवाल यही है कि उन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। अगर ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों, ब्रिटिश भारतीय काल में
समस्याएं थी, तो क्या उसकी लिगेसी आज तक चली आ रही है? हम अपने रिसर्च में उन चीजों का ध्यान रखें। अगर सप्लाई चेन डिस्टर्ब है, उत्पादन करने में समस्याएं आ रही हैं, उसको बेचने में समस्याएं आ रही हैं, चाहे इंटरनली या ग्लोबली, या उसकी ब्रांडिंग में समस्याएं, तो क्या चुनौतियां उस समय भी थी और आज भी बनी होंगी? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोत्साहन के बाद भी वो चीजें नहीं कर सकते। हम कहते तो हैं भारत की कृषि प्रधान देश, अंग्रेजों ने इस चीज को और कहा, यहाँ तो इंडस्ट्री है ही नहीं, आप एक सुई से लेकर के कुछ भी आप पैदा नहीं करते, यहाँ का क्लाइमेट ही नहीं है कि आप आयरन बना सकते। अब उनको कौन समझाए कि तो दिल्ली में मेहरौली का जो लॉ स्तंभ है वो हजारों सालों से ऐसे ही पड़ा है, जंग लग के गला नहीं, तो उस समय हमारी कैसी टिकट नहीं है? तो जो मुहिम उस समय थी क्या आज भी चल रही है? क्या लोग इसको इंट्रोस्पेक्ट करें और उस पर आगे बढ़े। और हमने टॉपिक भी वही रखा है कि ये जो हमारा ओडीओपी है इसकी हिस्टोरिकल लीगेसी क्या है, क्या हम उस चुनौती से पार पाए हैं कि आज भी उसी स्थिति में गुजर। प्रोडक्ट तो हम बना रहे हैं, क्या उन प्रोडक्ट को इंटरनेशनली ब्रांडिंग में, सप्लाई में, इसके विपणन में, उन चीजों को हम पूरा कर पा रहे हैं? बहुत सारे इसके सोर्सेज हैं, हिस्टोरिकल सोर्सेज, लोगों को देखने की जरूरत है। AR देसाई साहब की किताब है, बहुत पॉपुलर है, हर जगह मिल जाती है, हम लोग देखेंगे उसको। DR गार्डियन साहब की है, धर्मा कुमार की कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, RC दत्त की इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, तमाम किताबें बिपिन चंद्रा साहब ने लिखा है, क्या राय ने ये लिखा, हम सबको पढ़ेंगे फिर इसका एक कंक्लूजन निकालेंगे। डॉक्टर प्रसाद द्विवेदी वंदे आज के इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर पंकज सोनी सर, सत्र के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंदन साहू सर, रिपोर्टियर का दायित्व निभा रही डॉक्टर विद्या मैडम, और हमारे समक्ष विराजमान संस्कृत के कुछ विद्वान और जिनके बारे में हम हमेशा सुनते रहते थे, जिनसे प्रेरणा लेते थे, आज वो हमारे समक्ष हैं। प्रोफेसर विवेक पांडे सर, हमारे इस महाविद्यालय की आदरणीय प्राचार्य प्रोफेसर माधव शुक्ला मैडम, और हमारे समस्त विद्वान प्राध्यापक गण जो हमारे बाहर से पधारे हैं, और प्यारे शोध छात्राओं, जब मैं डॉक्टर भास्कर द्विवेदी, आप लोग परिचित हैं, डॉक्टर भास्कर द्विवेदी, और मेरा जो विषय है वह आत्मनिर्भरता की पोषक प्राचीन भारतीय संस्कृति। यह जो सेमिनार है, क्योंकि शुरू में ही को कन्वीनर के रूप में मैं शुरू में ही साथ साथ चंदन सर के साथ चल रहा हूँ, तो एक जनपद एक उत्पाद योजना आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम, जब यह मेरे समक्ष प्रश्न आया कि इस पर शोध पत्र कैसे लिखा जाए, तो पहला विचार मेरे मन में आया वो ये था, यह तो विशुद्ध अर्थशास्त्र का विषय है, इसके बारे में मैं क्या करूं। लेकिन अगले ही क्षण जब मैं शांतिपूर्वक विचार करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ, संस्कृत का विद्यार्थी होने के नाते, ज्ञान की ऐसी कोई शाखा नहीं, वर्तमान का समसामयिक ऐसा कोई विचार नहीं जिसका प्रारंभ, जिसका उत्तर हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति में, वेदों में, धर्मशास्त्रों में न मिले। हम देखते हैं कि हम महर्षि कणाद के वक्तव्य से शुरू करेंगे। महर्षि कणाद ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि प्रत्येक परमाणु एक दूसरे से विशिष्ट। हम उसी सिद्धांत पर यह मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से विशिष्ट है, सब में कोई न कोई ऐसी विशेषता है जो दूसरे में उस मात्रा में, उस अनुपात में नहीं है। तो इसी सिद्धांत में यह मानता हूं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, एक उत्पाद, कहीं न कहीं इसी विचारधारा से ही प्रभावित, और इस भले ही हम इसको आर्थिक क्षेत्र से जोड़ दें, और सही भी है कि प्रत्येक जनपद इस रूप में जाना जाए कि उस जनपद की क्या विशिष्टता है आर्थिक रूप में, लेकिन हमारा तो जो हमारी जो पूरी प्राचीन संस्कृति है वह विशेषताओं से लेकर के ही तो सराबोर है। ऋग्वेद का एक मंत्र है,
ते ही मे दलामिते निमे धेहि निते दधे निहारम च हरासि में निहारम निहराणि च स्वाहा। आपके इसका जो अर्थ है, इसका जो भावार्थ है वह यह है कि आपके अंदर अंदर जो वैशिष्ट है आप मुझे उससे परिचित कराएं और मेरे अंदर जो वैशिष्ट है मैं उससे आपको परिचित कराऊं। हमारा आप जानते हैं मध्यकाल में हमारा देश को प्राचीन काल से सोने की चिड़िया कहा जाता है। हर मामले में सर्वसंपन्न था, हर मामले में आत्मनिर्भर था। मध्यकाल में आप देखते हैं कि काली मिर्च और मसालों के व्यापार के लिए हमारी पश्चिमी संस्कृति हमसे आकर्षित होकर के आती है और हमारे यहाँ आगे क्या क्या हुआ आप जानते हैं। जम्मू द्वीपीय भरत खंडे जब कहा जाता है तो यह देखा जाता है कि हमारा जो देश है वह बहुत सारी चीजों में उन्नत था। जामुन के फल के मामले में भी हमारा जो देश है जामुन के फल की उत्पत्ति जो है जामुन हमारे यहाँ का ही फल था। तो यह सब तो है, आपने देखा हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत ही अच्छे ढंग से जो आधुनिकतम परिप्रेक्ष्य उससे जोड़ करके चीजों को बताया कि किस जिले का कौन सा उत्पाद प्रसिद्ध है। मैंने इसमें से केवल एक शब्द लिया है आत्मनिर्भर, और मैं उसी पर अपनी बात कहना चाहूंगा कि हमारा देश ऐसा नहीं है कि आत्मनिर्भरता एक समसामयिक विचार है। हमारी प्राचीन संस्कृति तो आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन, परोपकार, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ही उत्पन्न हो। और हमारे जो प्राचीन वेद हैं आप देखिए, वेदों के ज्ञान को लेकर के ही हमारी संस्कृति आगे बढ़ी है। विश्व के प्राचीनतम साहित्य अर्थात वेदों में ही आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन और पुरुषार्थ का गहरा संदेश है। यह केवल आर्थिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक आत्मनिर्भरता पर भी जोर देते हैं। वेदों के अनुसार आत्मनिर्भरता के मुख्य तत्व है पुरुषार्थ और कर्मशीलता। वेद का एक प्रसिद्ध मंत्र है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जेहि विशेषतम समाह एवं कोई नानके तो से न कर्म लिपते। इस संसार में कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की आकांक्षा करते हैं। तो यह आत्मनिर्भरता हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, आप देखें कि प्राचीन काल में जब गुरुकुल की व्यवस्था थी और विद्यार्थी आश्रम में वेदाध्ययन करने के लिए जाता था तो उसे वहीं से आत्मनिर्भरता की सीख दी जाती, उससे भिक्षाटन कराया जाता था कि भिक्षा मांग स्वयं के लिए भी तुम खाने की व्यवस्था करो, अपने गुरुकुल के गुरुओं और अन्य साथी छात्रावासी जो लोग हैं उनके लिए व्यवस्था करो। और भिक्षाटन करने का बड़ा ही गहरा संदेश उससे यह भी था, एक तो भिक्षाटन करने से समाज जो हमारे गृहस्थ लोग हैं उनके प्रति वो ऋणी हो जाता था, और इसके साथ ही साथ उसके अंदर का जो अहम था उस तत्व की भावना मर जाती थी, क्योंकि भिक्षाटन से अहम सबसे पहले मरता। मैं अपने शोध पत्र का एकदम सारांश रूप आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि महर्षि कणाद की तो मैंने आपको उदाहरण दिया ही। महर्षि कपिल के बारे में देखिए, सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल, जिन्होंने संपूर्ण विश्व को पदार्थों से, जिन्होंने यह जो है सिद्धांत प्रस्तुत किया कि संपूर्ण संसार की जड़ में 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, और इन्हीं गुणों के जो है अधिक या कम होने से पूरा संसार कैसे प्रवाहमान होता है। इसी प्रकार हम महर्षि पतंजलि को देखते हैं। पतंजलि ने जो हमारे जिन्होंने योग से विश्व को परिचित कराया, और आज जो योग की धार संपूर्ण विश्व में प्रवाहित हो रही हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उन्होंने अष्टांग योग के माध्यम से संपूर्ण विश्व को परिचित कराया, और किस प्रकार से हम अपने शरीर को और अपने मन को किस प्रकार से स्वस्थ रख सकते हैं, और न केवल स्वयं में आत्मनिर्भर रख सकते हैं बल्कि दूसरे की उन्नति में कैसे सहायक बन सकते हैं, इस भावना को भी उन्होंने प्रतिपादित किया। ऐसे ही न जाने ही कितने विद्वान हैं, न जाने ही कितने शास्त्र हैं, न जाने ही कितनी विचारधाराएं हैं हमारे देश की प्राचीन संस्कृति में, जो आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से परिचालित है। और अंत में मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि एक सूत्र वाक्य है इसका कि संगच्छध्वम संवदध्वम समूह मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना। यह जो श्लोक है, यह जो मंत्र है, यह भी दोनों ही पक्ष यानी स्वर और स्वर दोनों को साथ में लेकर के चलने की भावना को सिखाता है कि हम साथ साथ चले, हम साथ साथ बोले, हम साथ साथ ज्ञान प्राप्त करें, और जो भी भोग की सामग्रियां हैं उसका भी हम भोग साथ साथ ही करें। मैं अपनी बात को बहुत कम समय में इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ। नहीं है।
अखिलेंद्र कुमार, अर्जुना कुशवाहा, केतन अच्छा ठीक है आप सभी तो मेरा मन से अभिनंदन करता हूं। बहुत कार्य कर रहे हैं। उन्हीं के समर्थन से आज मैं अपने रिसर्च पेपर पर मेरे शोध का विषय है connection and rightful patterns in rural area. जैसा सभी जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ अधिकांश संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार मुख्यतः कृषि रहा है। वर्तमान समय में रोजगार के स्वरूप और आजीविका के साधनों में व्यापक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। परिवर्तन ग्रामीण विकास और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। परंपरागत रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ही रोजगार का प्रमुख स्रोत रही है। किसान खेती, पशुपालन और अन्य कृषि संबंधित गतिविधियों के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते हैं। आधुनिक तकनीकी का प्रयोग, उन्नत बीजों और सिंचाई सुविधाओं के विकास से कृषि उत्पादन में वृद्धि अवश्य है, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़े। साथ ही साथ डेयरी, बागवानी, मत्स्य पालन जैसे सहायक कार्यों में भी किसान की आय को और अधिक बढ़ाने में योगदान देते हैं। आधुनिक समय में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि रोजगार का महत्व बढ़ता जा रहा है। कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, आदि उद्योग, लघु उद्योग जैसे छोटे व्यवसाय ग्रामीण लोगों के लिए वैकल्पिक रोजगार प्रदान करते हैं। विशेष रूप से गाँव के लोग स्वयं आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है। सरकारी द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं भी ग्रामीण रोजगार के सृजन में जैसे कि मनरेगा योजना के अंतर्गत गारंटी की जाती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कौशल योजना के माध्यम से अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। और अधिकता में परीक्षा शामिल कराई। डिजिटल पेमेंट इंटरनेट के प्रसार और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न किए हैं। ग्रामीण लोगों एवं ऑनलाइन व्यापार, डिजिटल सेवाओं और ई-कॉमर्स से जुड़कर अपनी आय को ग्रामीण आम बढ़ा रहे हैं, जिससे ग्रामीण उत्पादों को व्यापक बाजार मिल रहा है। रोजगार की नए आयाम दिखने को लगे। फिर भी शिक्षा और कौशल की कमी, आधारभूत संरचना का अभाव, बाजार तक सीमित पहुंच और जलवायु परिवर्तन इन समस्याओं के कारण ग्रामीण युवाओं एवं शहरों की तरफ पलायन बना हुआ है, जो कि ग्रामीण विकास के लिए एक गंभीर समस्या है। अतः यह आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सृजन के लिए समर्पित संतुलित प्रयास किए जाएं। कृषि को संतुलित किया जाए। कृषि के आधुनिकीकरण, ग्रामीण उद्योगों के विकास, कौशल प्रशिक्षण और तकनीकी सुधार के विस्तार से ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाया जाए। तेज प्रकाश, आर्य अनुपम, और कोई चाहे तो आकर बोलना चाहे तो बोल सकता है। कोई भी प्रेजेंट करना चाहता हो आप इसी बीच हमारे साथ जुड़े हैं इसी महाविद्यालय के अंग रहे डॉक्टर राजेश सर। आप वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय नौगढ़ के प्राचार्य पद को सुशोभित कर रहे हैं। सर आपका भी बहुत कार्यक्रम में संगोष्ठी बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और साथ ही राजकीय महाविद्यालय मजवा में अंग्रेजी विभाग का प्रभार देख रहे डॉक्टर राजेंद्र कुमार सर भी पधारे हैं। आप भी इस महाविद्यालय के अंग रहे हैं और अभी भी हम लोग आपको मान के चल रहे हैं कि आप लोग हैं, तो आपका भी सर कार्यक्रम में बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं किसी छात्रा से जो भी हो यहाँ से अंग वस्त्र की व्यवस्था करें।
मैं इस कार्यक्रम के कन्वीनर डॉक्टर चंदन कुमार द्विवेदी जी से निवेदन करता हूं और साथ ही मैं महाविद्यालय की प्राचार्य आदरणीय प्रोफेसर माधवी शुक्ला मैडम से भी निवेदन करता हूं कि आप दोनों अभिन्न मित्रों का अंगवस्त्रम के माध्यम से स्वागत करें। मैं भी आ जाता हूं। देखिए राजेश, आप कॉलेज में सर आए और आप सवेरे से आप नहीं आए। देखे नहीं आते तो क्या होता है, किधर आइए। चलिए ठीक है हाँ, पहले तो ये स्वागत है तो कर लाइएगा, थोड़ा जल्दी काम हो जाता है तो आ जाएगा। खबर भी बड़ी जल्दी में May I now invite Dr. Tarun Upadhyay, sir, Assistant Professor in Economics, Sri Baldev PG College, Badaga, Varanasi, for a special lecture on the topic One Nation, One Product, a roadmap to Atmanirbhar Bharat. Sir, please. और मुझे लग रहा है कि सुबह से इतनी बातें सुन चुका हूँ कि अब मेरे पास क्या है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अब मैं अपने शोध पत्र को नहीं गा पाऊंगा क्योंकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग तक नहीं ले पहुंच पाया था। सुबह में पता चला कि सबको 5 दिन का मौका मिला था और मुझे 4 दिन का मौका। तो ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। थोड़ा बहुत इसका जो आर्थिक पक्ष है उसको रखते हुए, क्योंकि कुछ हमारे रिसर्च स्कॉलर भी यहाँ हैं और ये बात मेरे साथ भी होती थी कि जब मैं अपने एकेडमिक लाइफ में एकेडमिक टाइम में जब माइक्रो इकोनॉमिक्स या इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ता था तो ये सोचता था कि ये क्यों पढ़ रहा हूँ, एग्जाम दे लिया और इसका क्या कार्य है। उसके बाद फिर पीएचडी में आया और धीरे धीरे जो है उसके एप्लीकेशंस को जो है व्यवहार में लाया। तो आज उसी चीज से आरंभ करता हूँ कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट रोडमैप टू आत्मनिर्भर भारत। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को यहाँ पर क्यों रखा गया कि हम लोग एक माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते थे। रॉबिन्स का स्टेटमेंट था जहाँ पे स्कैरसिटी का हम लोग पहला डेफिनेशन पढ़ते थे कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस which studies human behavior as a relationship between ends and sphere means which have their alternate uses। तो यहाँ पर जो स्कैरसिटी है उस स्कैरसिटी को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में हमने पाने की कोशिश की है कि कहाँ से हम उस प्रोडक्ट को इम्प्रूव करें जो कि उस दुर्लभता को लिए हुए और संजोए हुए उस क्षेत्रीय विविधता में व्याप्त है। दूसरी चीज है कि इसी के साथ एक दूसरा एस्पेक्ट जो कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हम सब सुबह से देख रहे हैं कि हमें क्या करना है कि डिस्ट्रिक्ट को एक एक्सपोर्ट हब के रूप में ये कॉन्सेप्ट हमारे स्टार्ट होता है जहाँ पर ये बात कही गई थी। ठीक है, तो वन डिस्ट्रिक्ट क्या कर रहे हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट वही हुनई में था। ओके ओके ठीक है, यानी वहाँ की भाषा में तो तालुका को कहते थे, उसी तरह से ये फिलिपींस में भी था। ठीक है, तो इस तरह से उन चीजों को लेते हुए हम भारत में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट
के रूप में इसको लॉन्च करते हैं 2018 में, ठीक है। तो यहाँ जो हम इसको रखना है एक्सपोर्ट हब बनाना है, ठीक है। वो हमारा जो एक इस्टेब्लिश्ड होगा डिस्ट्रिक्ट, उसको हमें एक्सपोर्ट हब बनाना है। तो एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट को क्यों लिया गया? इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में दो पढ़ाया जाता है, स्टार्ट करते हैं हम लोग एक डिवीजन ऑफ लेबर और एक स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो उस स्पेसिफिकेशन में इस बात को बार बार बताया जाता है कि ये हमारा जो है स्पेसिफिकेशन होगा, वही चीज स्पेसिफिकेशन करना है हमको अपने डिस्ट्रिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। कि जैसे जगह जगह में हमने ग्लासवेयर से स्टार्ट किया था मुरादाबाद से, और उसके बाद आज स्थिति ये है कि 1260 प्रोडक्ट हमने रिकॉग्नाइज कर लिया है ऑल इंडिया के लिए, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे हाईएस्ट है क्योंकि हमने 2018 में ही स्टार्ट कर लिया था 106 प्रोडक्ट, और 106 प्रोडक्ट में 38 प्रोडक्ट जो है वो जीआई टैग है, ठीक है, इंडिया के। अच्छा, साथ ही इसके साथ क्या है कि हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड अदर प्रोडक्ट, ये 4 कैटेगरी हमको बना करके रखा हुआ है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी हमारे सबसे अधिक। तो ये बात यहाँ से शुरू होती है कि कैसे हम अपने अर्बनाइजेशन को हैंडल करेंगे कि जब 1/3 हमारे कंट्रीज में अर्बन पॉपुलेशन है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन की रिपोर्ट करता है और जो 50% ठीक है। तो इस इनइक्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी हम लेकर के चलते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की हम तरफ आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का जो कैंपेन चला था 2020 में, और इसके 5 स्लोगन थे, ठीक है। कि इकोनॉमी को बूस्ट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना, सिस्टम को हमको देखना है, डेमोग्राफी हमारी कैसे एक्टिव हो, और उसके हिसाब से डिमांड किस तरह से हम हैंडल करें। तो इन पांचों चीज को क्लब किया जाता है अपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ। साथ ही आत्मनिर्भरता की जहाँ तक बात आती है, तो कई बार इतिहास में के भी जो यहाँ के शिक्षक थे उन्होंने बताया कि कैसे हम पहले विकसित थे और हमारा शेयर वाकई में बहुत ज्यादा था। हमें भी इकोनॉमिक्स में जब दूसरा इकोनॉमिक पार्ट में बताया जाता है। उसके बाद जब आजादी के बाद हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े, तो सबसे पहले हमारा एग्रीकल्चर को हमें एस्टेब्लिश करना, ठीक है। और आत्मनिर्भर किस कॉन्टेक्स्ट में? फूड ग्रेन के कॉन्टेक्स्ट। अब हमें आत्मनिर्भर बन जाना है कि विदेशों पे हमारा जो डिपेंडेंसी है वो डिपेंडेंसी हमारी खत्म हो जाए, ठीक है। वहां पर हम आत्मनिर्भर हो गए। फिर आगे हम चले और उस समय क्या हुआ कि ओपेक कंट्रीज का जो है ऑर्गेनाइजेशन होता है और हम फ्यूल क्राइसिस में जाते हैं। अब ये हुआ कि अब हमें उस कॉन्टेक्स्ट में जो है आत्मनिर्भर बनना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर एलपीजी रिफॉर्म लाना पड़ता है 1991 में। फिर ऐसे चलता है में, इससे पहले सर्विस, ठीक है। जो सर्विसेज पार्ट था वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ही एक रेप्लिका था जो केवल सर्विसेज के लिए। 2000 में सेल आता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और वहां पर हमने सर्विसेज को एक्सपेंड किया। कई बार हम देखते हैं जब बैलेंस ऑफ पेमेंट को, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जब करेंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं, ठीक है, एक्चुअली तो जनरल व्यू बोल दिया जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे आगे खाते में जा रहा है, पर वास्तव में जो चालू खाता घाटा होता है करेंट अकाउंट डेफिसिट वो हमारे खाते में, ठीक है, क्योंकि उसमें तो वो 4 हमारे जो है खाते होते हैं। अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट लेकिन कैपिटल अकाउंट में ले जाता है, ठीक है, वो सारा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। बहरहाल तो हम 1991 में जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि एकदम हाल फिलहाल की घटना 2020 में जब कोविड आता है, तो वहां फिर आत्मनिर्भरता की बात आती है, ठीक है, कि हमें अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, उस पर आत्मनिर्भर बनना होगा। अभी वर्तमान में जो क्राइसिस आई है इसमें पुनः आत्मनिर्भरता का सवाल उठने लगा, ठीक है, कि हम किस तरह से फ्यूल पर, एनर्जी पर और आर्म्स में आत्मनिर्भर
डेवलप हो जाएंगे कि हमें जो है डिपेंडेंट नहीं होना है। वास्तव में ये है कि जो सप्लाई चेन अभी डेवलप हो चुका है ग्लोबली, उसमें हम इंपोर्ट के बिना तो रह ही नहीं सकते। ठीक है, इंपोर्ट के बिना इसलिए नहीं रह सकते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज क्या है, एलोकेशन अनइवन है। ठीक है, उनके पास फ्यूल है, हमारे पास फ्यूल नहीं है, पर हमारे पास जो है हमें उसे डेवलप करना है। ठीक है, ये डिपेंडेंसी हो लेकिन म्यूचुअल डिपेंडेंसी। अगर वो कह रहे हैं कि हमें फ्यूल नहीं देंगे तो हमें भी कहना होगा ठीक है हम आपको नहीं देंगे। यानी अगर वह आज दिखाते हैं तो हमें भी, तो हमारा पेमेंट का कॉन्सेप्ट है निर्भरता का। तो यहाँ से हम फिर कुछ आंकड़ों की बात मैं करता हूँ। ये बार बार गवर्नमेंट अभी तक हम सब ही सुन रहे हैं इतने अच्छे से कि हाँ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यूपी लाया है सबसे पहले ये, और ये पहले डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद इसको 2025 में जितने हमारे 770 कर दिया गया। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है? हमारे पास है 75 डिस्ट्रिक्ट और उसमें आइडेंटिफाई हमने कितना किया है 106 प्रोडक्ट, और 2020 और 25 का जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो 307 करोड़। तो अगर 75 से उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए, डिवाइड करिए, तो पता चलेगा कि हाँ एक के लिए लगभग 4 करोड़। उसके बाद ये हुआ कि गवर्नमेंट ने उसे बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। तो कितना इंक्रीज कर दिया है? तो 25-26 के लिए 337 करोड़ रुपए है, मतलब 33 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया। तो हमें ये अच्छा दूसरी बात है कि अगर ये बातें चल रही है कि गवर्नमेंट इसको जो है प्रमोट कर रहा है, तो गवर्नमेंट को किन चीजों को देखना है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इसमें ट्रेनिंग स्कीम चला रही है, क्वालिटी एश्योर करने की बात कर रही है। इसी में क्या है कि एक यूनिटी मॉल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पीएम एकता मॉल, उसको जो है उन्होंने किया है। जेम मार्केटिंग किया है। ठीक है, कि उसका जो है मार्केटिंग हमारा इलेक्ट्रॉनिक ई मार्केटिंग किस तरह से हो जाए जो हमारा को किया है। क्योंकि ये कई बार कहा जा रहा है कि जो हमारा जो सप्लाई चेन है वो बड़ा भंगुर है। ठीक है, कि वो जो किसान और वो जो हमारा प्रोडक्शन कर रहा है तो किस तरह से हमारा फाइनली कंज्यूमर्स तक पहुंच पाए। तो हालांकि इसमें जो हमारा एक्सपोर्ट का डेटा है उत्तर प्रदेश का वो काफी बेटर है, क्योंकि 2017-18 में जो हम थे 88,967 पे, तो ऑलमोस्ट डबल हो करके 2023-24 में 1,71,000। ठीक है, तो ये चीज हमारा काफी बढ़िया हुआ कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लॉन्चिंग से कम ये है कि हमने उन प्रोडक्ट पर फोकस किया जो हमारे एक्सपोर्ट होने चाहिए। साथ ही पीएम एकता मॉल जो गवर्नमेंट लगा रही है और उसको जो एक्सपेंडिचर करना है, तो उसमें हमें क्या करना है कि जो इंडिया का डाइवर्सिटी है उसको सेलिब्रेट करना है। ठीक है, ये जो डाइवर्सिटी है प्रोडक्ट के हमारे, उसको इंक्रीज करना है, रैपिड नेशन वाइड रोल आउट लाना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करनी है, एम्पावरिंग लोकल इकोनॉमीज करना है, आइकॉनिक डिजाइनिंग करना है। तो ये सारी चीजें, और उसके बाद क्या है कि ट्रेनिंग देना और प्रोवाइड करना। पर क्या इतने से अकाउंटेबिलिटी समाप्त हो जा रही है कि ट्रेनिंग दिया और टूल किट जो है हमको प्रोवाइड किए। उसके बाद हमको क्या है कि उसका ऑब्जर्वेशन ये जरूरी है इंश्योर करने के लिए कि वास्तव में वो हमारा गेन हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अक्सर हम सब किसी जो है एकेडमिक फोरम में है और देख रहे हैं कि स्किल इंडिया कागजों के लगभग इंडिया हो चुका है, लेकिन उसका लाभ मिल रहा है। ठीक है, इस चीज को भी हमको देखना होगा। बस लास्ट करूंगा क्योंकि आप सब लिखा गया है, और जो थोड़े से चैलेंजेस है उसको बस समराइज कर देता हूँ, उन पर हमको फोकस करना है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जब आया 2018 में चाहे अभी चल रहा है तभी के ये चैलेंजेस। ठीक है, ये चैलेंजेस पहले भी थे और ये योजनाएं हैं पहले भी इससे संबंधित जो है चल रही है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये हम सदैव कहते हैं लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अगर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और ये डिस्ट्रिक्ट को हमने क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है। लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंस। ठीक है, ये वही हाल है कि
फाइनेंस का एक्सेसमेंट करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी लाया गया। अभी उसमें क्या है कि 3 कैटेगरी से बढ़ा करके तरुण प्लस का भी स्कीम ला दिया गया है, जो कि 10 लाख। लेकिन अगर उसका आप ये उसका जो है देता है, तो जो हमारे कैटेगरी है एससी और एसटी इनको टोटल का जो है वो रोल आउट करके देगा। ठीक है। और कई बार हम देख रहे हैं कि डिफॉल्ट जो है ये केवल उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र या केरला जैसे ही स्टेट्स का नहीं है, हमारे एससी और एसटी की पॉपुलेशन बहुत है। सर्टिफिकेट गांधी पैकेजिंग, ठीक है, गांधी और पैकेजिंग भी करना है। गांधी और पैकेजिंग हमारा नहीं होने वाला है, हमें उस क्वालिटी को भी देखते रहना है। जो स्पीकर है, स्पीकर में कर ही रहा है कि हमें टूल किट प्रोवाइड करना है। जो टेक्नोलॉजिकल एडाप्टेशन, जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो 2-3 शब्द हमको ध्यान देने हैं जो हम अक्सर याद करते हैं। वो ये है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एक कॉन्सेप्ट है कि हमें टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, लेकिन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के साथ हमें ये देखना है कि ठीक है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का मतलब सिंपल सा है कि कितना उसका पोटेंशियल है, थोड़ा काम प्रोड्यूस कर सकता है और एक्चुअली काम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग है ऑलमोस्ट मैक्सिमम हमको 70% मिलेगा। ठीक है, 60-70 ये लगभग टेक्निकल एफिशिएंसी बढ़ानी है, इकोनॉमिक और इसके बिना ये हमारा जो है नहीं हो सकता। दूसरा सप्लाई चेन, वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में मिल लेंगे और डिपेंडेंस ऑन मिडिल मैन, ये एक हमारा काम है। जैसे सुबह किसी ने कहा था, शायद मैंने नहीं कहा था कि कोई साड़ी हो रहा है, तो ये उदाहरण है कि अगर 500 रुपये का बेचता है लेकिन मिडिल मैन चला जा रहा है, तो हमें हमारा जो बेनिफिशियरी है वो डायरेक्ट उसके बाद बाजार में कंट्रोल करना है। जैसे ये जो पुरानी बात हो गई, जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स में ट्रिकल डाउन थ्योरी पढ़ते थे क्लासिकल्स में, तो वो क्या होता था कि टॉप टू डाउन अप्रोच होता था। अभी हमारा क्या है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये केवल इसी पर ज़्यादा फोकस कर रहा है डाउन टू। ठीक है, तो हमें डाउन टू अप्रोच की चेन को काफी प्रमुखता से ध्यान देना होगा। असल में टॉप टू डाउन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसके साथ साथ हमें वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट को भी देखना होगा। जैसे हम जापान का उदाहरण बार बार ले रहे हैं, साथ में हम कुछ विलेजेस पे भी ध्यान दें और ध्यान दें जल्दी करें। दूसरा हमें क्या करना है कि आत्मनिर्भर तो हमें बात करना है। साथ ही ये जितने भी स्कीम है, अभी हमारे के द्वारा स्कीम चल रहे हैं, पहले क्या होता था कि 5 ईयर प्लान चलता था, तमाम तरह का 5 ईयर प्लान जाता था, एक सेक्टर का इनपुट होता है, दूसरे सेक्टर का आउटपुट होता है, बैलेंस ग्रोथ। उसी तरह से अभी हमें क्या जरूरत है कि हमें करना होगा जितने भी हमारे पॉलिसी चल रहे हैं, चाहे वो IPS के थ्रू हम अपने परंपरागत और ट्रेडिशनल ट्रेडिशन को लागू किया है या एक मॉडल को लाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब मैं इस चीज का शेयर कर रहे हैं कम्युनिटी क्या करना सब लोग अपनी इसको समझ सके जो भी कॉन्सेप्ट दिए गए जो बातें कही गई इससे इस कॉन्सेप्ट में तो नो डाउट वो सब चीजें तो है ही होती है उसमें सोच रहा था कि मुझे भी अपनी तरफ से कुछ जोड़ने की जरूरत हो नहीं पाया तो मैं सोच रहा था कि जब टॉपिक देखा जाए तो लगभग भारत की ओर एक और वो है जिला एक उत्पाद की योजना के द्वारा जब हम किसी बात पे